हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। बीटी और सीटी ब्लड के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं। ये क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं और क्या इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, आज इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो हीमोस्टैसिस होता है, हीमोस्टैसिस का मतलब होता है अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, है ना। तो हीमोस्टैसिस के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें ब्लीडिंग रुकती है और उसके बाद में क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। जब भी ब्लड वेसल के अंदर इंजरी होती है, एंडोथेलियम डैमेज होती है और प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड के अंदर जो सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं और प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो प्लेटलेट प्लग है ये एक टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग होता है जो कि ब्लीडिंग को रोकता है। इस मैकेनिज्म को हम प्राइमरी हीमोस्टैसिस बोलते हैं। वंस द प्लेटलेट प्लग इज फॉर्म्ड, अब हमारे ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं और ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं, जिसको हम परमानेंट बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है ये परमानेंट होती है, जिसमें फाइब्रिन का और क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज सेकेंडरी हीमोस्टैसिस। दैट मीन्स प्राइमरी हीमोस्टैसिस के अंदर प्लेटलेट का रोल होता है, सेकेंडरी हीमोस्टैसिस के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल होता है ना। अब ब्लीडिंग टाइम से हमारा क्या मतलब है? Bleeding time, it is the time interval between the puncture to the blood vessel and the stoppage of bleeding. जिस पॉइंट पे ब्लीडिंग शुरू हुई है और जिस पॉइंट पे ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है, दोनों के बीच के टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम, है ना। और ये लगभग होता है 2 to 6 मिनट्स। दैट इज़ द नॉर्मल वैल्यू। बुक्स में थोड़ी बहुत वैल्यू में डिफरेंसेस हैं और जो मेथड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ब्लीडिंग टाइम करते हैं तो उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ब्लीडिंग टाइम, जब ब्लीडिंग शुरू हुई और जब ब्लीडिंग खत्म हुई, दोनों के बीच का टाइम इंटरवल। क्लॉटिंग टाइम, इट इज़ द टाइम टेकन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, है ना। जब से ब्लीडिंग शुरू हुई वहाँ से क्लॉट के फॉर्मेशन तक के टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम या फिर सीटी, ठीक है। तो ब्लीडिंग टाइम से हम क्या समझते हैं? इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ब्लीडिंग टाइम इस बात को बताता है कि प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन में कितनी देरी हो रही है, कितनी देर से हमारा प्लेटलेट प्लग बन रहा है ना। और क्लॉटिंग टाइम, इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ कोएगुलेशन पाथवे। अब जब ब्लड क्लॉट होता है तो क्लॉट होने के दो मैकेनिज्म हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, जो कि आगे जाके कॉमन पाथवे में बनाते हैं और फाइनली क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक क्लॉटिंग टाइम हमको एक तरीके से कोएगुलेशन पाथवे में अगर कोई डिफेक्ट है उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमको समझ में आती है कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, लेकिन क्लॉट फॉर्मेशन के लिए देयर इज रोल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। नॉर्मली ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन वंस द मैकेनिज्म स्टार्ट्स ये एक्टिवेट होते हैं और एक कैस्केड के पाथवे के अकॉर्डिंग ये ब्लड को क्लॉट करते हैं, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू द मेथड। तो ब्लीडिंग टाइम के लिए हम ड्यूक्स मेथड को यूज़ करते हैं और क्लॉटिंग टाइम के लिए ग्लास कैपिलरी ट्यूब मेथड को यूज़ करते हैं। अब ड्यूक्स मेथड में हम फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर के माध्यम से इस प्रैक्टिकल को करते हैं। फिल्टर पेपर को हम फोल्ड करते हैं इस तरीके से ट्वाइस, और एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे तो लगभग हमको 8 इक्वल पार्ट्स में ये जो पेपर है ये फोल्ड हो जाता है। इसको आप लेबल कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम एसेप्टिक प्रिकॉशन के द्वारा फिंगर को प्रिक करते हैं। जैसे ही हम फिंगर को प्रिक करते हैं वैसे ही हम स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं और जो पहला ड्रॉप है ब्लड का वो हम जो 1 जहाँ पे लिखा है वहाँ पर हम पहले ड्रॉप को जस्ट ब्लॉट करते हैं, ज़्यादा हमको प्रेस नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद में एवरी 30 सेकेंड में हम स्टेन लेते जाते हैं ब्लड का, और ये हम तब तक लेते जाते हैं जब तक कि एक ऐसा पॉइंट नहीं आ जाता जहाँ पे कोई ब्लड का स्टेन नहीं आ रहा है। इस पॉइंट को हम एंड पॉइंट बोलते हैं और इसको भी हम रीडिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं, है ना। तो अगर हम इस प्रैक्टिकल में देखें तो हमारा ये 30 सेकंड पे किया था,
30 and 30 1 minute, then 2 minutes and 2 minutes 30 seconds. तो 2 minute 30 second is the bleeding time according to this, है ना। तो इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। डायग्राम में देखें, एवरी 30 सेकेंड पे ब्लड का ड्रॉप लिया है और जहाँ पे 2 मिनट 30 सेकेंड आ रहा है यहाँ पे ब्लड का स्टेन है, लेकिन जहाँ पे 3 मिनट है यहाँ पे ब्लड का कोई स्टेन नहीं है, जिसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग जो ब्लीडिंग टाइम ट्यूक्स मेथड के हिसाब से इट इज़ 3 मिनट्स। अब क्लॉटिंग टाइम में हम ग्लास कैपिलरी ट्यूब मेथड के अंदर कैपिलरी को यूज़ करते हैं। इस कैपिलरी को हम सबसे पहले फिंगर प्रिक करते हैं और कैपिलरी को हम ब्लड से पूरा भरते हैं। कैपिलरी एक्शन के माध्यम से ये जो कैपिलरी है भर जाती है। स्टॉप वॉच को हम ऑन करते हैं जैसे ही हम पंचर करते हैं और एवरी 30 सेकेंड्स पे हम इस तरीके से कैपिलरी को तोड़ते हैं, है ना। और एवरी 30 सेकेंड पे हम तोड़ते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आता है कि दो हमारे जो कैपिलरीज हैं इसके बीच में एक फाइब्रिन का थ्रेड आपको देखने को मिलता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम, है ना। तो यहाँ पर ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम के ये मेथड्स हो गए। तो आप डायग्राम में देखें, यहाँ पे फर्स्ट जो डायग्राम है यहाँ पे ग्लास कैपिलरी ट्यूब दिखाई दे रही है जिसको कि ब्लड से फिल किया गया है। सेकेंड डायग्राम में दो कैपिलरी एंड्स को तोड़ रहे हैं और बीच में एक फाइब्रिन का जो स्ट्रैंड है वो देखने को मिल रहा है ना। तो जिस पॉइंट पे फाइब्रिन बनता है उस टाइम को नोट किया जाता है, दैट इज क्लॉटिंग टाइम। नेक्स्ट वी कम टू नॉर्मल वैल्यू। तो ब्लीडिंग टाइम का नॉर्मल वैल्यू है 2 to 6 मिनट्स और जो क्लॉटिंग टाइम है इट इज़ 2 to 8 मिनट्स, ठीक है। अब कौन सी कंडीशन है ऐसी जिसमें कि जो ब्लीडिंग टाइम है और जो क्लॉटिंग टाइम है ये बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है ना। तो पहले हम ब्लीडिंग टाइम को डिस्कस करते हैं। तो ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जहाँ पे भी पीनिया वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है उसकी कमी, है ना। तो थ्रोम्बोसाइट्स हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट को ही हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो जब भी हमारे प्लेटलेट काउंट में कमी होगी, लो प्लेटलेट काउंट होगा, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा कि जो प्लेटलेट्स हैं ये ही ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो प्लेटलेट का जो काउंट होता है ये हमारा लगभग 2.5 से 4 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड तक होता है। तो अगर ये कम हो जाते हैं तो उस वजह से ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है। दूसरा है थ्रोम्बोएस्थीनिया। थ्रोम्बोएस्थीनिया यानी कि फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट। तो यहाँ पे प्लेटलेट का काउंट तो नॉर्मल है, लेकिन जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं दे आर नॉन फंक्शनल, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। इस वजह से जो ब्लीडिंग टाइम है ये यहाँ पर प्रोलॉन्ग होता है। जो तीसरी कंडीशन है दैट इज पर्पुरा। पर्पुरा भी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, ठीक है। फोर्थ इज वॉन विलीब्रैंड डिजीज। वॉन विलीब्रैंड डिजीज़ एक डिजीज़ होती है जिसमें कि हमारे जो एंडोथेलियल सेल्स है वहाँ से वॉन विलीब्रैंड फैक्टर रिलीज़ होता है और अगर किसी वजह से ये फैक्टर रिलीज़ नहीं हो पाता, इसकी कमी हो जाती है, तो ब्लीडिंग टाइम हमारा प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स कब प्रोलॉन्ग होते हैं? तो क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोलॉन्ग्ड इन कंजेनाइटल एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, है ना। या तो क्लॉटिंग फैक्टर्स कंजेनाइटली एब्सेंट हैं, प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर वो प्रेजेंट तो हैं लेकिन दे आर डेफिशिएंट इन अमाउंट, है ना। तो कुछ बीमारियां हैं जैसे कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, ठीक है। अब इसके बाद में है विटामिन के डेफिशिएंसी। तो जो विटामिन के है ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो क्लॉटिंग टाइम हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। देन एंटीकोएगुलेंट थेरेपी। कई बार पेशेंट को हमको एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पर रखना पड़ता है। अगर ब्लड की टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा क्लॉट होने की तो उनको हम एंटीकोएगुलेंट देते हैं जिससे कि जो ब्लड है क्लॉट ना हो, है ना। लेकिन अगर इसका ओवरडोज हो जाए, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर एंटीकोएगुलेंट्स दे दिया जाए तो क्लॉटिंग टाइम हमारा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, है ना। तो जॉन्डिस इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ रिलेटेड टू लिवर और लिवर एक हमारा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे बहुत से हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है ना। अब नेक्स्ट वी कम टू द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बीटी एंड सीटी। हम ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम क्यों करवाते हैं, है ना। तो पहला है बीटी सीटी, इट इज़ डन प्रायर टू सर्जरी।
किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के पहले ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम कराना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम से हमको ये पता पड़ जाता है कि उस मरीज का ब्लड कितनी देर में रुकता है और कितनी देर में क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। अगर ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड है तो सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस होगा, हेमरेज होगा, तो हाइपोवोलेमिया होगा तो पेशेंट शॉक में जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ना। तो हम पहले से BT-CT कराते हैं और अगर आवश्यकता होती है तो हम ब्लड का अरेंजमेंट पहले से करके रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम प्रायर टू सर्जरी BT-CT हम करवाते हैं। दूसरा, टू डिटेक्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अब बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ रहता है, तो ये जानने के लिए कि पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर है ना, और उसका BT-CT कितना है, तो हम ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम को करते हैं। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, है ना। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी फैमिली के अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे केसेस में भी हम जो मरीज है उसका BT-CT करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम को डिस्कस किया। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो एक क्वेश्चन है विच कैन बी आंसर्ड इन द कमेंट बॉक्स, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।